तो आज बात करते हैं sp3d टाइप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उससे पहले आपसे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर हम आपको बोरॉन एज अ सेंट्रल मेटल एटम दे दे तो आप एक बात बताओ, क्या बोरॉन इस टाइप का sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करने में कैपेबिलिटी रखता है या शो करेगा? इतनी सी बात बताओ। एक और क्वेश्चन लो, अगर हम आपको कार्बन एज ए सेंट्रल मेटल एटम दे दे तो क्या कार्बन sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। एक और लो, ऑक्सीजन ले लो, क्या ये ऐसी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा कि नहीं करेगा? तो एक बात नोट करके लिख लो, ये क्या है, बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन, ये कभी सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो जितने भी फर्स्ट और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है वो इस टाइप का sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, अब सुनो। देखो, n इक्वल टू 1 का मतलब, n इक्वल टू 1 का मतलब के शेल, या बोल दो पहला पीरियड, उसमें क्या होता है 1s सब सेल बोल दो, या इसी को 1s ऑर्बिटल बोल दो, ठीक है। n इक्वल टू 2 का मतलब यल सेल बोल दो, या दूसरा पीरियड बोल दो, उसमें क्या होता है 2s और 2p सब सेल होते हैं, 2s और 2p, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, 2p सब सेल। और इसको, इस टुकड़े को, इस टुकड़े को, इस टुकड़े को, इसको हम क्या बोलते हैं 2p के ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 3 की बात करें तो क्या होता है, यम सेल बोल दो या थर्ड पीरियड बोल दो, उसमें क्या होता है 3s 3p और 3d होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले पीरियड और सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल होते ही नहीं, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करना कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट से। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जितने भी है वो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल होता है। ये आपका 3s, ये आपका 3p और ये आपका 3d, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। तो देखो यार, ये जो यम सेल में 3s 3p 3d होते हैं, इनका एनर्जी नियरली इक्वल होता है। क्या होता है, एनर्जी नियरली इक्वल होता है, जिससे क्या करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या बोलता है, ओनली दोज ऑर्बिटल, सिर्फ वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं जिनका एनर्जी सेम या नियरली सेम होता है, ठीक है। ये जो ये ऑर्बिटल है, ये जो ये तीनों ऑर्बिटल हैं और ये जो पांचों ऑर्बिटल हैं, इन सभी का एनर्जी 5 3 8 9, इन नौ का एनर्जी नियरली इक्वल होता है, जिससे ये हाइब्रिडेशन में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये तो हमेशा पार्ट लेगा क्योंकि ये पहले आ रहा है, ये तीनों भी हमेशा पार्ट लेंगे क्योंकि ये भी पहले आ रहे हैं, तो sp3 तो बन गया। उसके बाद ये अगर 3d का सिर्फ इसने पार्टिसिपेट किया इन सब के साथ, तो उसको हम बोलते हैं sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर sp3 के साथ इसने और इसने पार्ट लिया तो उसको हम बोलते हैं sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ये 3 लेगा तो sp3d3, 4 लेगा तो sp4d, 5 लेगा तो sp5, ऐसे ऐसी टाइप का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 3s 3p 3d का एनर्जी नियरली इक्वल था, जिससे क्या हुआ, sp3, यहाँ पे बोल दो डैश बोल दो, जब एक पार्ट लेगा डैश नहीं, यन बोल दो, नहीं यन नहीं, जनरल लिख लो, sp3d छोटा का a बना देते हैं, ठीक है। जब a का वैल्यू, जब सिर्फ a का मतलब एक पार्ट लेगा तो a 1 बन जाएगा, ठीक है। जब दो ऑर्बिटल पार्ट लेंगे तो 2 बन जाएगा, जब 3 पार्ट लेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है, समझने के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी चौथे पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। चौथे पीरियड में क्या होता है,
फोर्थ पीरियड, यानी इक्वल टू फोर्थ का मतलब फोर्थ पीरियड, या के एल एम एन सेल। एन सेल में क्या होता है 4s 4p 4d और 4f होता है, ठीक है। ये आपका 4s, ये आपका 4p, ये आपका 4d, 1 2 3 4 5, और ये आपका 4f, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। तो देखो अगर हम 3D 4s और 4p की एनर्जी को कंपेयर करें, ये जो कंपेयर किया जा रहा है एनर्जी को, ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। तो ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम मत करना कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। अगर हम 3D 4s और 4p की एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स ये देखा गया कि ये 3D 4s और 4p के ऑर्बिटल्स की एनर्जी नियरली सेम होती है, जिससे क्या होता है इनकी एनर्जी सेम है तो ये हाइब्रिडाइजेशन के रूल को फॉलो करते हैं, तो ये भी क्या कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे तो उससे क्या होगा नए प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसमें देखो 3D पहले है, इसका मतलब D के सभी पार्ट लेंगे, उसके बाद यस आ रहा है, इसका मतलब यस के सभी पार्ट लेंगे, और उसके बाद 4p आ रहा है। तो डिपेंड करेगा कि 4p का अगर एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेगा तो उसको हम बोलेंगे DSP टाइप हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4p के दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे DSP2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4p के तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे DSP3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या बात पता चली आपको कि थर्ड पीरियड से d ऑर्बिटल का स्टार्टिंग होता है, 3s 3p 3d जब मर्ज होते हैं sp 3d टाइप हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और जब 3d 4s 4p टाइप क्या कर हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, 3d 4s 4p एटॉमिक ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो dsp टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात और बच रही है, अगर हम 3p और 4s की बातें करें, अगर जो आप बोल रहे हो कि इन तीनों का एनर्जी सेम और 3d 4s 4p का एनर्जी सेम, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 3p और 4s का एनर्जी सेम हो जिससे पी डी एस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बन जाए। ये अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, अगर इनका एनर्जी सेम निकल जाएगा तो इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि जो आपका 3p और 4s का एनर्जी होता है वो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऐसी टाइप का पीडीएस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो कि कहाँ से पॉसिबल है, कब क्या बनता है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक sp3d के बारे में, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। तो देखो यार, चलो बात करते हैं आगे की। तो लेकिन छोटी सी बात देख लो, हमने जब यहाँ पे 3D बनाया था और 4s 4p की बात की थी, तो यहाँ पे हमने 3D के तीन ही ऑर्बिटल बनाए थे। आई होप आपने देखा होगा। आप अपने कॉपी में 5 ऑर्बिटल को बनाना, ठीक है। चलो, तो इस बात को अगर आपने ध्यान दिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, आप सही कर लो, ठीक है। उसके बाद आप छोटी छोटी बातें और देख लो। इन सब की हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे DSP टाइप का, ठीक है। अगर एक D एक S और दो D का एक ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल और P का दो ऑर्बिटल, मतलब ये दो ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो, इनको बना मिला के मिक्सचर में मिला के नया जूस बनाएंगे तो क्या बनेगा, उसका नाम होगा DSP2 टाइप का, ठीक है। अगर हम क्या करें D को दो ले, मतलब दो D ऑर्बिटल्स ले, इसको भी ले इसको भी ले, S को एक ले और P के तीनों ऑर्बिटल को ले ले, तो क्या बनेगा D2sp3 टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। देखो
ये डी जिसमें ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें डी पहले आ जाता है, इनका स्टडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तो नहीं होती, लेकिन हमारे पहले सेमेस्टर में उतना ज्यादा है नहीं, सिर्फ 2 ठो है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये इस टाइप का मेन यूज होगा शायद 3rd ईयर में, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, ठीक है, वहां पे इसका मेन यूज मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वहां पे क्या होता है, ऐसे आपको कंपाउंड मिलेंगे, ऐसे टाइप के कंपाउंड मिलेंगे जिसमें जैसे COEN 6 टाइप का कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, उसमें हमको कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, तो वो ऐसी टाइप में निकलेगा, ठीक है। तो चलो इसको रहने दो, अबे सिर्फ क्या करो, इतना जो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था उसको सही कर लो। अब क्या करते हैं, अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं। मेन टॉपिक क्या था हमारा, sp3d, उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो वैसे की बात करते हैं। तो हमारे पास है 3rd पीरियड का एलिमेंट फास्फोरस। फास्फोरस PCl5, जब फास्फोरस 5 क्लोरीन से बाउंड होता है, तो ऐसे केस में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हमको चेक करना है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15 और 5 क्लोरीन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, एटॉमिक नंबर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 1s क्या होगा, k सेल में, 2s2p l सेल में, 3s3p m सेल में, मतलब 1s 2s 2p को गायब कर दो, इनका हाइब्रिडाइजेशन में कोई यूज नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ही पार्ट लेते हैं। वैलेंस सेल मतलब बाहर का सेल, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में भी क्या है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में क्या होता है, 3s2 3p5, आप करके देख लेना, ठीक है। 3s2 3p5 3s2 3p5 3s2 3p5 3s2 3p5। तो देखो यार, 3s2 मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन भरा है, हम सिर्फ 3p5 का बना दे रहे हैं, देख लो उसका भी। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है, ऐसा ही 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली होगा, वैसा ही 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली होगा। देखो जगह कम है, इसलिए सिर्फ एक ही का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, बाकी का आप इतने दिन से देखते आ रहे हो, आप समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं कितने सराउंडिंग एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इसके पास, एक इसके पास, 2 3 4 5, मतलब पांचों क्लोरीन को मिला के टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो रूल क्या बोलता है, बॉन्ड बनाने के लिए इनके पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। है कितने, 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे, फास्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये 3s वाला बॉन्ड जो बना है ये टूटेगा और इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ हो जाएगा, 3s 3p के पास क्या होगा, 3d 0 होता है, मतलब 3d खाली होता है। ये जो 3d खाली होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके वहीं पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 3d 1 हो जाएगा, ठीक है। 3s 1 बचेगा और 3d 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जगह बना दिया जाए। आई होप एक्साइटेशन वाला हमने बहुत बार किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्साइटेशन हम कब करते हैं कब नहीं करते हैं। एक्साइटेशन तभी पॉसिबल है जब उस सेल में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ये जंप करके वहां पे चला गया। अब काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। बॉन्डिंग बनाने से पहले इन सभी का मिक्सचर में घुमा के जूस बनाओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ। तो 1s 3p और 1d ने पार्ट लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp3d टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। और बनेंगे कितने, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, तो 1 2 3 4 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी, ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4
और ये, अरे यार 5, चल ठीक है, हो गया। तो सभी में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको भी डिनोट कर दो। अब देखो यहाँ से क्या पता चला, PCl5 में फॉस्फोरन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d पता चला। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसके ओवरलैपिंग के बारे में। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो आपका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, PRYMRDAL। देखो ट्राइगोनल कैसा होता है, रुको थोड़ा सा जगह बना ले पहले, एक सेकेंड। तो देखो यार, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल में फास्फोरस आपका बीच में होगा। 3 क्लोरीन फास्फोरस से सेम प्लेन में रह के बॉन्ड बनाएंगे। सेम प्लेन का मतलब जिस प्लेन में फास्फोरस होगा उसी प्लेन में रह के फास्फोरस क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा। एक सेकेंड एग्जांपल देखो, देखो ये एक प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा है, इसी प्लेन में फास्फोरस होगा, इसी प्लेन में 1 2 3 जगह ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है फिगर, हाँ दिख रहा है ना, उसी प्लेन में फास्फोरस, सॉरी बीच में फास्फोरस होगा और तीनों क्लोरीन ट्रायंगुलर शेप में फास्फोरस से बॉन्ड बनाए होंगे। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ से क्या मिला, ट्रायंगुलर प्लेनर का जन्म हुआ। ठीक है, देखो तीनों क्लोरीन ट्रायंगुलर शेप में दिख रहे हैं ना, और जो फास्फोरस के साथ सेम प्लेन में रह के बॉन्ड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। इक्वाटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जो फास्फोरस के साथ तीनों क्लोरीन सेम प्लेन में रह के बॉन्ड बनाए हैं, इस बॉन्ड को इक्वाटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, इसको इक्वाटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। ये जो हमने क्लोरीन को मैच किया है, मिलाया है, वो उसे ट्रायंगुलर शेप दिखाने के लिए मिलाया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 2 क्लोरीन और बच रहे हैं, ये शेप दिख रहा है। चौथा क्लोरीन, इसको कैप को देखना, इसको चौथा क्लोरीन यहाँ ऊपर बैठा है, और ये जो व्हाइट कलर का स्टिक आपको दिख रहा है ये बॉन्ड है। चौथा क्लोरीन प्लेन के ऊपर बैठा होगा और फास्फोरस से बॉन्ड बनाया होगा, और जो 5वां क्लोरीन होगा वो प्लेन के नीचे बैठा होगा और इस फास्फोरस से बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, जब इन सबको मिला दोगे साथ में तो वो क्या बनता है, ट्रायंगुलर प्लेनर का शेप बनता है। चौथा क्लोरीन यहाँ पे, 5वां क्लोरीन यहाँ प्लेन के नीचे। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, ये जो प्लेन के ऊपर है और इस प्लेन के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये जो व्हाइट है ये क्या है, बॉन्ड है ना, तो इस बॉन्ड और इस प्लेन के बीच 90 डिग्री एंगल है। तो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो इस प्लेन में कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो इस क्लोरीन से और इसके बीच ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, इसके बॉन्ड और इसके बीच जो बॉन्ड बना है उनके बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये इस प्लेन के अंदर है, दिख रहा है ये वाला क्लोरीन, ये क्लोरीन इस प्लेन के अंदर है और ये ऊपर वाला है वो ऐसे है, 90 डिग्री दिख रहा है ना, समझ में आ गया। तो इसके और इसके बीच 90 डिग्री है, वैसे ही इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच कितना होगा, 90 डिग्री। देखने में लग रहा है कि ये पीछे की तरफ है, लेकिन ये क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है। तो और उसी की तरह इस क्लोरीन और इसके बीच कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो, और जो ये ऊपर नीचे जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी नोट करते रहो। ठीक है, तो क्या हुआ, इस क्लोरीन ने इनके साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाया। वैसे ही इसने ये जो नीचे बैठा था, एक सेकेंड, ये जो नीचे बैठा था उसके बॉन्ड एंगल, ये क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, उसके साथ और इस प्लेन के साथ कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो वैसे ही इसने इनके साथ, इस क्लोरीन ने इनके साथ, सॉरी इस क्लोरीन ने इनके साथ कितना बॉन्ड एंगल बनाया होगा,
90 डिग्री। तो टोटल 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल मिले हमारे पास? 6 मिले। ठीक है, और देखो यार ऊपर नीचे सभी कंप्लीट हो गए, लेकिन इस प्लेन में भी 3 क्लोरीन है और उनके बीच भी बॉन्ड एंगल कुछ दिख रहा है। ठीक है, कुछ बॉन्ड एंगल दिख रहा है। तो ये बॉन्ड एंगल, ये दोनों बॉन्ड के बीच एंगल और ये दोनों बॉन्ड के बीच एंगल कितना होगा? 120 डिग्री ईच होगा। देखो ये ये और ये मिलके अब क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। सर्कल को क्या हुआ है? तीनों क्लोरीन के जो बॉन्ड है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब एक किसी सर्कल को 3 इक्वल टुकड़ों में बांटा गया। 3 इक्वल टुकड़ों में बांटा गया तो ईच एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, 120, 120, तभी ना मिलके 360 होता है यार। तो एक 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल भी PCl5 पे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। और 90 डिग्री के 6 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और इसको क्या, पूरी ज्योमेट्री को क्या बोलते? जब हाइब्रिडेशन होता है sp3d, तो ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? हम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल था यार इसका, और एक सेकेंड रुको। हाँ, इससे में एक और एग्जांपल है PF5। PF5 को आप अपने से बना लेना। ठीक है, उसमें क्या करना है, जहाँ पे क्लोरीन है वहां पे फास्फोरस रख देना, सब कुछ ऐसा ही बनेगा। उसमें भी 90 डिग्री के 6 मिलेंगे और 120 डिग्री के 3 मिलेंगे। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन है व्हाई PCl5 इज मोर रिएक्टिव। पहला क्वेश्चन ये है। आपको एक और बात इसी में समझानी है, व्हाई एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर से समझा दिए जाएंगे। पेपर में ऐसा आए तो भी यही समझाना है, ऐसा आए तो भी यही समझाना है। ठीक है, तो PCl5 होता कहना है कैसा है, पहले उसको बना दो। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये सभी क्या है? एक प्लेन के अंदर है। उसके बाद एक क्लोरीन प्लेन के ऊपर, दूसरा क्लोरीन प्लेन के नीचे। तो देखो यार, ये क्लोरीन एक दूसरे से, ये बॉन्ड एक दूसरे से 120 डिग्री पे झुका हुआ है। ये बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ये बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच एंगल 120 डिग्री है। अगर हम एक्सियल बॉन्ड की बात करें, एक्सियल बॉन्ड ये क्या है? ऊपर वाले और नीचे वाले क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड होते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से कितने डिग्री पे झुके हुए हैं? 90 डिग्री पे। ये जो आपके एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वाटोरियल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कहने का मतलब बॉन्ड एंगल कम है। बॉन्ड एंगल कम होता है तो रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा होता है। सबको मालूम है दो बॉन्ड के बीच एंगल जितना कम होगा उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड के में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं? एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहते हैं, जिससे उनके बीच रिपल्सन कम हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो इक्वाटोरियल मतलब जो प्लेन में है उनके हर के बीच 120 डिग्री का बॉन्ड बना, और ऊपर वाले के बीच 90 डिग्री का बॉन्ड बना ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल की वजह से। बॉन्ड तो बन गया, लेकिन जब बॉन्ड एंगल 90 हो गया तो रिपल्सन बढ़ गया, जिससे क्या होता है? रिपल्सन को कम करने के लिए ये वाला क्लोरीन और दूर जाने लगता है, और दूर जाने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? ये बॉन्ड और बड़ा हो जाता है। ये बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? अपने आप को और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट, ये ऊपर वाला क्लोरीन क्या चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लूं, जिससे क्या होगा? मेरा रिपल्सन कम हो जाए। जिससे क्या होता है? इसकी बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। वैसे ही इस नीचे वाले के साथ होता है। इसने भी सभी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, जिससे इसके और इन तीनों बॉन्ड के बीच भी रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ जाएगा रिपल्सन को कम करने के लिए। कोई भी कंपाउंड
हमेशा ही अपने स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो आपके एक्सियल बॉन्ड होंगे ये बॉन्ड बड़े हो जाएंगे किसके कंपैरिजन में, इनके 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 लेंथ के कंपैरिजन में, लेंथ लंबाई, ठीक है। जिन लंबाई के ये दोनों होंगे, तीनों होंगे, उनसे ये दोनों बड़े होंगे, मतलब लंबाई में बड़े होंगे। और एक बात बताओ, गुब्बारा का एग्जाम्पल लेते हैं। गुब्बारा में हवा भरो, हवा भरो, हवा भरो, वो जितना बड़ा होता है उसके फूटने की टेंडेंसी उतनी बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे ही ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचता रहेगा स्टेबल होने के लिए, और ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचता रहेगा स्टेबल होने के लिए। जब ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे स्टेबल होने के लिए, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर वाला और ये नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, PCl5 को रिएक्टिव कहा जाता है। PCl5 तड़ाक से टूट के PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो Cl2 अलग से टूटा है वो कहाँ से टूटा है, ये एक्सियल बॉन्ड टूटा है। क्यों? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में लंबे होते हैं। जब बॉन्ड लंबा है तो उसके टूटने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों टूटा? क्योंकि उसके बॉन्ड और इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कम था, 90 डिग्री था, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज्यादा हुआ, तो फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। सॉरी फास्फोरस ने, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? स्टेबल जगह पाने के लिए, आराम से बैठने के लिए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपने आप को नीचे खींचने लगा, ये अपने बॉन्ड को ऊपर की तरफ खींचने लगा। कोई एक स्टेट ऐसा आया जब ये बॉन्ड टूट गया, जिससे क्या कहा जाता है, PCl5 इज रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव बोल दो, ठीक है। ये जो PCl5 है ये मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू PCl3, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक इस लेक्चर तक इतना ही रखते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे, sp3d हो गया, हाँ आगे हमारा है sp3d2 है, ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर यहाँ पे कुछ एक बार और देख लो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, पूछ क्या रहा है, वाई PCl5 इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का मतलब जल्दी से अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो और या फिर क्या पूछ रहा है, वाई एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये एक्सियल बॉन्ड क्यों लंबे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, लेंथ के कंपैरिजन में। सिंपल सा बोल दो कि इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। बॉन्ड एंगल कम हुआ तो रिपल्सन ज्यादा हुआ। बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज्यादा हुआ, तो इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर और नीचे खींचना स्टार्ट कर दिया स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, कुछ ज्यादा खींच दिया, जिससे बॉन्ड टूट गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ज्यादा रिएक्टिव कहा जाता है। PCl5 तुरंत टूट के PCl3 PCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और टूटने से पहले इन्होंने अपनी लंबाई को बढ़ा दिया था, जिससे ये एक्सियल बॉन्ड इनके कंपैरिजन में लंबे हुए थे, ठीक है। चलो आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।